everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So जैसे कि आपको पता है हम लोगों की कौन सी सीरीज चल रही थी, उड़ान सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 11th को कवर कर रहे हैं. वन शॉट लेक्चर्स है, एक ही दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लाई हूँ वो है आपके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. सो आज की वीडियो में हम लोग ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म कर देने वाले हैं. ठीक है, सो यस, चलो स्टार्ट करते हैं. यस, आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो स्टार्ट करें. हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज हम लोग ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका चैप्टर है क्लास 11th का एंड इसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. इसके बारे में बात करेंगे, सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट. और फिर मिक्चुरेशन की बात करेंगे, मतलब जो भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं. तो ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं पीछे, ये आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए और वहां पे मैं ये सारे नोट्स आपको भेज दूंगी. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की, राइट. तो एनिमल्स एक्यूमुलेट सोडियम वेस्ट, नॉट सोडियम वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि CO2, H2O और आयंस में आपके आ जाएंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और ये सारे जितने भी आयंस है. तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं. तो आपको पता है जैसे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से कुछ वेस्ट निकलते हैं, कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर वो एक्यूमुलेट होंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, राइट. तो इसी वजह से ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या, CO2 जैसे आपको पता है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, जिसको हम लोग फिर रेस्पिरेशन के थ्रू, जैसे अगर आपको याद होगा रेस्पिरेशन में हम लोग CO2 को बाहर फेंकते थे, राइट. तो ऐसे ही यहाँ पे CO2 की बात कर लो या फिर H2O भी बनता है, और या फिर अगर आप आयंस देखोगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, जो ये सारी चीजें बनती हैं, ये मतलब एक साथ इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नीड टू बी रिमूव्ड पार्शली और होली. ठीक है, इसने बोला पार्शली और होली. अगर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए तो उसको पूरा आपको एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, राइट. तो या तो आप उसको होली, अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस है, आप उसको पूरा अपनी बॉडी से निकालोगे, या पार्शली. ठीक है, कि हम लोग, हाँ, जैसे कि यूरिया है, ठीक है, यूरिया जो है हमारी बॉडी में रहता है क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं है या फिर इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है. तो अगर आप देखोगे तो यूरिया हमारी बॉडी में रहता है. तो नीड टू बी रिमूव्ड पार्शली और होली. ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया. मेजर फोकस ऑन नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि आपका हो गया अमोनिया. ठीक है, जैसे कि हो गया आपका अमोनिया, फिर हो गया यूरिया एंड यूरिक एसिड. इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं. पहला कौन सा है, अमोनिया, फिर यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, तो अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है. ठीक है, अमोनिया क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक. यस, अमोनिया क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक. एंड जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, लेस, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है. एंड जो हमारा यूरिया है वो बीच का है, मीडियोकर, राइट. ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, तो आप बोलोगे अमोनिया. और अगर लीस्ट पूछा जाए तो आप बोलोगे यूरिक एसिड. और वैसे इसके बारे में तो नहीं पूछते हैं, जो मिडिल चीजें होती है उनके बारे में कुछ नहीं पूछते है ना. चलिए, ठीक है, ओके, चलिए अब हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे. बट उससे पहले आप ये एक बार टेबल देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है. यहाँ पे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस किस में
कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो सॉरी यहाँ पे इस वाले में नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो अगर अमोनिया की बात करोगे, अमोनिया रेडिली सॉल्युबल, ठीक है, readily soluble excreted by general body surface or gills in fishes by diffusion as ammonium ions। तो वैसे बेसिकली जो अमोनिया है ना वो बेसिकली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो एक्वाटिक होते हैं, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, हार्मफुल है राइट, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये मोस्टली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगा जो एक्वाटिक होते हैं। ओके ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस आपको इसमें आपको नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलेगा अमोनिया। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे किडनीज का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ये तो हो गया आपका अमोनिया का। अगर हम लोग दूसरे की बात करते हैं, अगर यूरिया की बात करते हैं, यूरिया सेव वाटर मेनी टेरेस्ट्रियल, अब देखो जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल है, जिनका हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, उनको कम पानी की जरूरत पड़ेगी राइट। तो यहाँ पे क्या है, यूरिया जो है वो पानी की इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन फिशेस में आपको यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिक एसिड आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड इंसेक्ट और स्नेल्स में। ऑलराइट, सो ये तो हो गए आपके नाइट्रोजनस वेस्ट राइट। चलिए एक बार हम लोग ये वाला टेबल भी देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये आपके पहला पार्ट है जो आपका इस चैप्टर का, उसमें ये सारे दिए हुए हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, यहाँ पे अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, ठीक है, ये सारे आपको किसके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, रोटिफर्स है, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, ये किसके एग्जांपल्स है, ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है ये आपको इस ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। दूसरा अगर मैं नेफ्रीडिया की बात करती हूँ तो नेफ्रीडिया जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे मिलता है, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स में, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स। फिर आते हैं हम लोग मैल्फीजियन टिब्यूल। मैल्फीजियन टिब्यूल का क्या एग्जांपल है, कॉकरोच। एंड एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड आपको किस में मिलेंगे, क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन में। तो ये आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है एंड उसके एग्जांपल्स है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज एक आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दे दिया एंड आपको एग्जाम्पल बताया कि आप बताओ इनमें से किसके पास ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा, थोड़े और ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा, बट यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें आपको मिलेंगे जिसमें क्या क्या चीजें हैं, जिसमें है आपकी पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, पहली क्या है, पेयर ऑफ किडनीज, ये आपका है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें आप क्या है, पहला किडनीज, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज है। फिर है आपका यूरेटर, ये है आपको जो ऐसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका यूरेटर। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे आपका जो है यूरिन जो है वो स्टोर होता है, एंड दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सारा मिलके आपका क्या बना रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां से ही जो भी आपका वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो भी चीजें हैं वो सारा आपकी बॉडी से बाहर जाती है। यही सारी चीजें आपके लिए काम करती हैं, राइट। तो क्या क्या था, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर एंड आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़ा सा किडनीज के बारे में देखते हैं कि किडनीज के बारे में क्या लिखा है। किडनीज आर रेडिश ब्राउन। ठीक है, जो आपकी किडनी है उसका कलर बताया गया है कि जो है वो रेडिश ब्राउन और बीन शेप की है। जो आपकी किडनी है वो रेडिश ब्राउन और राजमा शेप की है, और थोड़ी सी जो उसका कलर है वो रेडिश ब्राउन है। प्रेजेंट बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी T12 और L3 वर्टिब्रा
क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एवरेज वेट की बात की जाए, अगर किडनीज की एवरेज वेट की बात की जाए तो इट इज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। ठीक है, इट इज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। अब अगर इसके लेंथ की बात करते हैं, किडनी के लेंथ की बात करते हैं, तो इट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर, 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है। तो ये आपको पूरे डायमेंशंस जो है वो याद होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर वेट पूछा जाए किडनी का, सो इट इज अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। ऑलराइट, देन लेंथ की अगर बात करें तो इट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है आपका ये है 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस है। ओके, नेक्स्ट इज ईच किडनी हैज अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। तो अगर मैं नेफ्रॉन्स की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि जो भी आपका वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो आपकी बॉडी से चला जाता है। ये आपका जो नेफ्रॉन है यही स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी किडनी का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितने बताया गया है कि ईच किडनी हैज अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर क्या क्या पार्ट्स है नेफ्रॉन के और एक एक पार्ट का क्या फंक्शन है वो भी हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इधर की बात करूं, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो जो नेफ्रॉन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब टफ कैपिलरीज। तो जो ग्लोमेरुलस का पहला पार्ट है जो कैपिलरीज बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं टफ कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन दूसरा पार्ट जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का मतलब है बाकी जो कैपिलरीज था उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में है। तो 2 पार्ट कौन कौन से है आपका? ग्लोमेरुलस, दैट इज योर टफ कैपिलरीज, एंड दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जिसमें आपका पीसीटी आ जाता है, फिर आपका एलओएच आ जाता है, लूप ऑफ हेनली आ जाता है, देन फिर आपका डीसीटी आ जाता है, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। राइट, ये चीज क्लियर हो गई। मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए पहले एक बार किडनी का देख ले, एक बार किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये है आपकी रीनल आर्टरी। क्या है ये? रीनल आर्टरी। एक मिनट। ओके, ये है आपका रीनल आर्टरी जो क्या लेकर जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी आपकी किडनी में। ये वाला आपको जो दिख रहा है ये है आपका रीनल वेन। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किडनी में लेकर जाएगी। ठीक है, यस। अब यहां से जहां से ये दोनों एंटर कर रही है, ठीक है, यहां से जहां से ये दोनों रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी के अंदर एंटर कर रही है उसको हम बोलते हैं हाइलम। उस नॉच को बोलते हैं हम लोग हाइलम। ठीक है, इस नोच, यहाँ पे एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। ठीक है, ये चीज तो हमें आ गई समझ में। ओके, अब यहाँ पे एक चीजें दी गई है। अब इन्होंने ना किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट, ये सारा क्या है? आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है, क्या है आपका? कॉर्टेक्स। एंड इसके अंदर जहां पे ये आपको अभी नेफ्रॉन्स के टाइप में बताऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, इसको बोला जाता है मेड्यूला। तो ये वाला आपका हो गया कॉर्टेक्स, बाहर वाला पार्ट, एंड अंदर वाला पार्ट हो गया आपका मेड्यूला। 2 रीजन्स हो गए। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? और हमें यहाँ पे पढ़ना है मेजर कैल्सिस एंड माइनर कैल्सिस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, कलर चूज कर ले दूसरा।
यस यस तो यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे ये है आपके मेडुलरी पिरामिड्स। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड्स। ये सारे स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये सारे आपके क्या है? मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्सिस। तो यहाँ पे दो टाइप के कैल्सिस होते हैं, एक होता है माइनर कैल्सिस और एक होता है मेजर कैल्सिस, ठीक है। तो आपका जो माइनर कैल्सिस है वो एकदम से मिलके क्या बनाता है? मेजर कैल्सिस। क्या बनाता है आपका? मेजर कैल्सिस। तो सपोज यहां से आया और एक मेजर कैल्सिस बनेगा, ठीक है। तो क्या थे? कैल्सिस दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर कैल्सिस। ये हमें चीज क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कभी कभी जो ये आपका कॉर्टिकल पार्ट है, ये जो कॉर्टेक्स है वो आपके मेडुलरी पिरामिड के अंदर ऐसा धंस जाता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, और ये कॉलम्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोला जाता है उसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा किडनी का। ऑलराइट, देख लो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो यूरेटर है ये भी यहाँ से वापस आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? आपके हाइलम से आ रहा है, ठीक है, हाइलम से ही आ रहा है। ऑलराइट, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ किडनी का स्ट्रक्चर। तो अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की बात करूँ, सबसे पहले जो किडनी है आपके वो दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो आउटर है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट है, जो इनर रीजन है उसको हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है, जहां से वो किडनी के अंदर एंटर करते हैं। वहां पे एक नॉच होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ओके, यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो ऐसे पिरामिड्स वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। एंड इसके बीच में कभी कभी जो कॉर्टेक्स होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है, जिसको हम बोलते हैं, और वो कॉलम्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ऑलराइट, यहाँ पे जो आपके मेडुलरी पिरामिड्स है ये खुलते हैं आपके मेजर कैल्सिस, सॉरी माइनर कैल्सिस में, एंड एक दो माइनर कैल्सिस मिलकर बनाते हैं मेजर कैल्सिस। और ये फिर सारे कहाँ पे इकट्ठा मतलब कहाँ पे खुलते हैं? आपके यूरेटर में, जहां से फिर आपका जो भी यूरिन है वो यूरेटर से जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर जब मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स होता है या फिर ऐसा लगता है कि अभी है ना एम्प्टी करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो यूरेथ्रा से बाहर निकल के आ जाता है। ऑलराइट, तो ये पूरा हमारा हो गया किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे। जैसे मैंने आपको बताया, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम लोग नेफ्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। पहला होता है आपका कॉर्टिकल, ठीक है, पहला होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। कौन सा होता है आपका? जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल, कॉर्टिकल से ही आपको नाम से पता चल रहा है, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था किडनी के दो रीजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला, राइट। तो जो कॉर्टिकल रीजन है, मतलब ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये आपके कॉर्टिकल रीजन में ही है, बस थोड़ा सा पार्ट जो है इनका मेडुला में टच कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करूं तो दैट मीन्स वो कहाँ पे है? आपके कॉर्टेक्स में ही है, और थोड़ा सा रीजन जो है उनका मेडुला में टच कर रहा होगा। देखो मेरे पास यहाँ पे फोटो भी है, देखो यहाँ पे मेरे पास फोटो भी है। ये वाला जो आपका नेफ्रॉन है, ये अगर आप देख सकते हो तो ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है, ये वाला आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। तो ये देखो ये होता है आपका कॉर्टेक्स। सपोज ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, एंड ये नीचे वाला जो पार्ट है ये मेडुला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखोगे तो ये इसका थोड़ा सा ही पार्ट जो है, जो लूप ऑफ हेनली है, वो सबसे पहले तो बहुत छोटा है, ठीक है। अगर आप इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को देखोगे, तो अगर इसका लूप ऑफ हेनली देखोगे तो एज कंपेयर टू आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन से इसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है, और ये काफी अंदर तक मेडुला में धंसा हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा है, और ये कॉर्टेक्स में है, मोस्टली ये कहाँ पे है? कॉर्टेक्स में है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन।
ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड ये वाला क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा है और ये मेडुला के अंदर तक है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस नेफ्रॉन एज अ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये देख सकते हो आप, ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, दोनों नेफ्रॉन्स का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कॉर्टिकल हो गया, जक्स्टामेडुलरी हो गया। मेजॉरिटी वाले जो होते हैं, मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एंड बहुत कम जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। इनका जो लूप ऑफ हेनले है काफी शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एंड इफ आई टॉक अबाउट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, तो जो इनके लूप ऑफ हेनले है वो काफी लॉन्ग होता है एंड आपके मेडुला तक में अच्छे से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये इतना ही आपको पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन। यहाँ पे दिस इज योर एफरेंट आर्टरियोल। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे आपको अच्छे से थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला जो आपका, जैसे मैंने बताया, ये टफ कैपिलरीज थी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ऐसा कैप्सूल दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको कैप्सूल दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बोमन्स कैप्सूल। ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये है आपका इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से जो है आपका ब्लड आता है, यहाँ से आपका ब्लड एंटर करता है। और जो एफरेंट आर्टेरियोल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो है आपका ब्लड लेकर आएगा और यहाँ से एग्जिट होगा इफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस देखना है, बोमन्स कैप्सूल देखना है। इन दोनों को टुगेदर वी कॉल इट मैल्फिजियन बॉडी और कॉर्पसल। ठीक है, यस, क्या बोला जाता है, मैल्फिजियन बॉडी एंड कॉर्पसल। फिर यहां से शुरू हो जाता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एंड आफ्टर दैट ये वाला जो पार्ट है आपका, पीसीटी वाला पार्ट है, ये आपके कॉर्टेक्स में ही है, नॉट इन मेडुला। तो कॉर्टेक्स में आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अगेन उसके बाद आपका दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, दैट इज लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली है, उसके दो लिम्स है, एक है आपका डिसेंडिंग लिम्ब एंड एक है आपका असेंडिंग लिम्ब। तो ये वाला जो है आपका डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये वाला जो है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, एंड ये वाला जो लिम्ब है ये है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यस। फिर यहां से ये एक और दूसरा स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। फिर अगेन यहां से ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला जाता है इसको, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे अब हर एक पार्ट का, जितने भी नेफ्रॉन के पार्ट्स है, चाहे वो आप पीसीटी की बात कर लो, चाहे आप लूप ऑफ हेनले की बात कर लो, चाहे डीसीटी की बात कर लो, या फिर कलेक्टिंग डक्ट की बात कर लो, इन सब का कोई ना कोई फंक्शन है। यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम होता रहता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जान लो, जो इनके पार्ट्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया है। चल आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा, दो टाइप के नेफ्रॉन से, हमारे कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है आपका यूरिन फॉर्मेशन। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो आपका यूरिन है वो कैसे बनता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। देखो, यूरिन फॉर्मेशन में हमें 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो सबसे पहले होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होगा आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जैसे कि ग्लोमेरुलस में आपका ब्लड आया, अब ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.1 से लेकर 1.2 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर होता है बाय किडनीज पर मिनट। पर मिनट में 1.1 से लेकर 1.2
लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, विच इज अराउंड 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, विच इज 20% ऑफ योर कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले फिल्ट्रेशन कैसे होता है? फिल्ट्रेशन थ्रू 3 लेयर्स, जिस एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर्स के बीच में होता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है आपकी कैपिलरी, एक मिनट, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है ये कैपिलरी है, ठीक है, ये वाला कैपिलरी है, ये है आपका बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। अब जो ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे आपके ये एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम यहाँ से जो ब्लड है, जो ये कैपिलरी में ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज देखो ये आपके जो सेल्स है जो आपके किस पे होते हैं, बोमन्स कैप्सूल पे जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। एंड ये ऐसे अरेंज होते हैं कि ये क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट पोर। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये है आपका फिल्ट्रेशन स्लिट पोर, और ये इसके बीच में जो एंडोथीलियम है, जो एंडोथीलियम है आपकी कैपिलरी में, इसके बीच में आपके पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पोर्स इन द एपिथेलियम। यहां से क्या होगा, जो ब्लड है वो इधर आएगा, ये है आपका बेसल लेमिना, ठीक है, ये है आपका बेसल लेमिना। तो तीन, जैसे उसने बोला 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स की बात करी है, तो पहली तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, ठीक है। तो यहां से ब्लड आएगा, फिर इसके फिल्ट्रेशन स्लिट पोर्स ऐसे अरेंज होते हैं कि उसमें से जो ब्लड है वो काफी अच्छे से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी तीनों लेयर जिससे फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड कहां से आएगा, ब्लड आएगा आपकी कैपिलरी ल्यूमेन से एंड इस तरफ, एंड यहाँ पे जो ब्लड आया, सॉरी अब ये क्या है, ये ब्लड नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिल्टरेट, इसको हम बोलते हैं फिल्टरेट, इसको क्या बोला जाता है, फिल्टरेट। अब इसको ब्लड नहीं बोलेंगे, ऑलराइट। तो ऐसे इसका फिल्टरेशन होता है, कैसे, 3 लेयर्स जो मैंने बताई, तीनों लेयर्स, यहां से ब्लड आएगा और फिल्ट्रेशन स्लिट पोर से उसका पूरा फिल्टरेशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं तो दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। जो भी जितना भी आपका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हुआ है, वो पूरा का पूरा ही आपकी बॉडी, उसको यूरिन पूरा नहीं बन जाएगा, ठीक है, उसमें से जो भी यूजफुल है या फिर जो भी काम की चीजें है उसको क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और अपनी बॉडी में यूज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा रीअब्सॉर्प्शन। अब बाकी का जो फिल्ट्रेट बचा है उसमें से जो जो काम की चीजें हैं उसका रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो ये रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होते हैं, आपके टिब्यूल्स में। तो जो भी आपका पीसीटी है, जो भी आपका लूप ऑफ हेनली है, या फिर जो भी आपका डीसीटी है या फिर कलेक्टिंग डक्ट है, वहां से जो भी इंपॉर्टेंट या फिर काम की चीजें हैं जो हमारी बॉडी दोबारा से यूज कर सकती है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो सकता है, उसका क्या कर लेंगे, हम रीएब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो अगर मैं रीएब्जॉर्प्शन की बात करूं तो 99% ऑफ द 99% फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है सब्सटेंसेस का। तो 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब। एक्टिव, अगर मैं एक्टिवली बात करूं, एक्टिव मतलब हमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ा, ठीक है, उसको निकालने के लिए। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी लगाने की, अपने आप हो जाता है। एक्टिवली अगर बात करूं कि रीअब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का, तो वो किस किस का होगा, पोटेशियम, ठीक है, यस, अमाइनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, और पैसिव में और सारे सब्सटेंसेस या फिर आयंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में होता है सिक्रीशन। तो जो भी चीजें हमें अपने फिल्ट्रेट में सिक्रीट करना है वो इस स्टेप में कर सकते हैं। फॉर एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक बार ये इस डायग्राम पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला स्टेप है, यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट, यस, पहला स्टेप जो आपको बताया गया है यहाँ पे बता रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को दिखाया जा रहा है यहाँ पे पहले स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आया यहाँ पे, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपका फिल्टर हो रहा है, और यहाँ पे आपका आ गया फिल्ट्रेट। ये जो बना, ये आपका फिल्ट्रेट बना है, ठीक है, ये है आपका फिल्ट्रेट। अभी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या था आपका, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से जो भी चीजें यूजफुल होंगी वो सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, ऑलराइट। अब जो चीजें हैं, जो चीजें टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस एंड ऑस्मोरेगुलेशन, हमें कुछ चीजें फिल्ट्रेट में सिक्रीट करना होगा, तो ये होगा आपका थर्ड स्टेप, जो जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये 3 मेन स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन में, ऑलराइट। चल, ये चीज तो क्लियर हो गई। चलो ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है ट्यूब्यूल्स का, एक एक डिफरेंट पार्ट में क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, क्या क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कौन से ट्यूब्यूल में होता है, तो उसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहां पे सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं रीअब्सॉर्प्शन की बात करूं, ग्लोमेरुलस में अब यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया, अब ये आपका फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे आ चुका है, आपका फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे आ चुका है। अब पीसीटी में क्या होगा, अब यहाँ से जो भी चीजें हैं, चाहे वो आयंस की बात कर लो, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस या फिर आयंस हैं, अब उनका रीअब्सॉर्प्शन होगा। या तो वो रीअब्सॉर्ब हो सकता है पैसिव प्रोसेस से, या फिर एक्टिव प्रोसेस से उसका रीअब्सॉर्प्शन कराया जाएगा। तो अगर मैं पीसीटी की बात करूं, तो यहाँ पे आपका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। सबसे पहले 99% ऑफ सोल्यूट जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है आपके पीसीटी में। तो यहाँ पे आपका रीअब्सॉर्प्शन होगा पहले ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होगा, पूरा जो ग्लूकोज है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अमाइनो एसिड का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा, फिर आपके पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनका भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे HCO3 नेगेटिव का भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, कुछ हार्मोन्स का भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। एंड जो ये आपका वाटर है ना, ये जो मूवमेंट है वाटर का, ये पैसिव होगा, क्योंकि सारे सोल्यूट्स कहाँ जा रहे हैं, सारे सोल्यूट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उसी को मेंटेन करने के लिए जो वाटर है वो आपका पीछे पीछे जाएगा सोल्यूट्स के पीछे, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपका वाटर जो है वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, बट जो वाटर है वो पैसिवली जाएगा पीछे पीछे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपकी सिक्रीट हो रही है, सिक्रीशन क्या क्या हो रहा है। तो H+ का सिक्रीशन हो रहा है, क्रिएटिनिन का सिक्रीशन हो रहा है, NH3 का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें और कुछ ड्रग्स हैं वो भी आपका इसमें सिक्रीट किया जाएगा आपके पीसीटी में। तो ये तो हो गया आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कि कौन सी चीजें जो है वो सिक्रीट हो रही हैं, सिक्रीट भी हो रही है एंड रीअब्सॉर्ब भी हो रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले, जो आपका ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये है आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये आपका दिखाया गया है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये सिर्फ परमिएबल है ओनली वाटर के लिए, सिर्फ वाटर ही है जो यहाँ से मूव कर सकता है। इट इज इम्पर्मिएबल टू सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट जो है वो अंदर ही रहेगा, वो पास नहीं कर सकता या फिर मतलब बाहर की तरफ नहीं जा सकता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट है। सपोज अगर आप एक सोल्यूशन है उसमें से पानी निकाल दोगे तो उसमें क्या ज्यादा बचेगा, सोल्यूट ज्यादा बचेगा, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, राइट। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं अपने
अपने आते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ परमिएबल है सोल्यूट के लिए एंड इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। तो अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो यहाँ से किसका क्या जाएगा, आपका बाहर निकलेगा सोल्यूट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से सोल्यूट बाहर निकल रहा है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में से कुछ भी अगर आप सोल्यूट बाहर निकाल दोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये ऊपर जाते जाते जो आपका फिल्ट्रेट था वो डाइल्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 99% जो भी आपका फिल्ट्रेट में से आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है वो आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी वो होगी पहली क्लोराइड, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कुछ आयंस जो हैं वो यहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन होंगे आपके लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब हम आ गए हैं डीसीटी में, ठीक है। अब हम आ गए हैं डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जिसका रीअब्सॉर्प्शन होगा अगेन सोडियम, कुछ आयंस, क्लोराइड हो गया, वाटर का होगा, फिर PO4 3 नेगेटिव, कैल्शियम, पोटेशियम, H+, HCO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी आपके रीअब्सॉर्प्शन होंगे, ठीक है, यस। और यहाँ पे सिक्रीशन होगा आपका NH3 का, ठीक है, यहाँ पे आपके NH3 का सिक्रीशन होगा। अगेन यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट में भी बहुत सारी चीजें जो है वो रीअब्सॉर्ब होंगी। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रीअब्सॉर्प्शन में, ये सारी चीजों में, उस जिसको हम लोग बाद में अभी पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि आखिर में कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीअब्सॉर्प्शन के लिए, राइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अभी हमें पता चल गया कि ईच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं, क्या क्या चीजें सिक्रीट होती है आपके फिल्ट्रेट में, ये चीजें हमें पता चल गई। चलो अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे। अब किडनी फंक्शन को रेगुलेट कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे यूजुअली रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक, यूजुअली रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस, फिर हो गया आपका ANF, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एंड रास। तो ये जो रास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रास आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको पिन कर दूंगी उसका लिंक। तो जिसको अच्छे से रास पढ़ना है, अगर जिसको कंफ्यूजन है और उसको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो रास पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगी, जाना और वो वीडियो देख सकते हो। बिकॉज देखो हम लोग यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, तो रिविजन में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भी टॉपिक, सपोज जो रास है वो मैंने 20 मिनट में एक जगह समझाया हुआ और यहाँ पे मैं आपको पूरा लेक्चर ही 1 घंटे में समझा रही हूँ, तो डिफरेंस तो आएगा, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, तो रास का कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, चलो एक बार हम लोग रास देख लेते हैं कि रास में एक्चुअली में होता क्या है, ये कैसे रेगुलेशन होता है। तो सपोज अगर आपका ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एफरेंट आर्टेरियोल में कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ सेंसर सेल्स होते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो आपका ब्लड वॉल्यूम है या फिर ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है। अब हमें काम करना पड़ेगा, हमें इस ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाना है। तो उसके उस टाइम पे ये सारे सेल्स जो है वो काम करते हैं। कैसे होता है, जेजी सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द डिक्रीज इन द जीएफआर जैसे ही कम होता है आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं एंड और वो क्या करते हैं, वो करते हैं रेनिन रिलीज, ठीक है, रेनिन को रिलीज कर देते हैं। अब जो रेनिन है ना, ये क्या करता है, ये आपके एंजियोटेंसिनोजन, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और एंजियोटेंसिनोजन जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में है। ये कहाँ से आता है, ये लिवर से आता है, लिवर बनाता है आपका एंजियोटेंसिनोजन। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म
इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और अगेन जो एंजियोटेंसिन 1 था वो कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, बाकी और भी इसके इफेक्ट मतलब और भी चीजें ये करता है टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगेन जो आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो दैट्स हाउ योर रास सिस्टम वर्क्स, राइट, दैट्स योर रास सिस्टम वर्क्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइपोथैलेमस में ANF हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है, बाकी और कौन कौन सी चीजें थी, आपका ANF था, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एंड रास, ये तीनों चीजें जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है किडनी फंक्शन को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंटर करंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, उसको क्या बोला जाता है, काउंटर करंट। अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये यूज यहाँ पे किस काम आता है, आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में, ठीक है, आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। यहाँ पे हमारी जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो आपका जो यूरिन है वो 4x कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकता है, ठीक है, 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है आपकी किडनी, राइट। तो वो किसकी हेल्प से होता है, आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो होता ही है कि ये क्या है और क्यों है। मतलब आई नो बहुत सारे बच्चों को इस वाले चैप्टर में 2 टॉपिक्स होते हैं, एक तो रास वाला जो टॉपिक होता है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एंड दूसरा होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म को बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आता। तो अगर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो उसका भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आप जाके देख सकते हो, अच्छे से मैंने सारी चीजें एक एक चीजें जो है वो बताई हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये रिविजन के लिए अगेन तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आखिर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि किसका क्या काम है इसका, टू प्रोड्यूस मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ताकि वो क्या करे, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी यूज ना हो, पानी बचे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। ड्यू टू ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो अगर मैं लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो जैसे आपको पता है ये वाला आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, तो हुआ ना ऑपोजिट, राइट, हुआ ना ऑपोजिट। अगर मैं वासा रेक्टा की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे वासा रेक्टा की बात हो रही है, यहाँ पे अगर मैं वासा रेक्टा की बात करूं तो इसके भी 2 लिम्स है, दिस वन इज डिसेंडिंग एंड दिस वन इज असेंडिंग, राइट, ठीक है, ये है आपका डिसेंडिंग, ये है आपका असेंडिंग। अगर यहाँ पे आप डायरेक्शन की बात करोगे तो इसका डायरेक्शन इसमें है, मतलब फ्लो किसमें है, यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है एंड जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें इस डायरेक्शन में है, तो अगेन काउंटर करंट। अब जो ये आपका वासा रेक्टा है ना वो ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसे टाइप का यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे जो डायरेक्शन है फ्लो का वो इसमें है और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो अगेन काउंटर करंट। तो यहाँ पे 3 तरह का काउंटर करंट हमें देखने को मिलता है। अगेन जो आपका डिसेंडिंग है और यहाँ पे आपका असेंडिंग वासा रेक्टा होता है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है ऐसा और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है ऐसा, तो ये हो गया काउंटर करंट। तो आपको 3 तरह के काउंटर करंट देखने को मिला। तो जैसे कि आपको पता है आखिर में होता क्या है कि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल है, सिर्फ वाटर ही जो है वो बाहर जा सकता है एंड सोल्यूट जो है वो अंदर रहता है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, बिकॉज जो है सोल्यूट ही अंदर रह सकता है, मतलब इट इज नॉट परमेबल टू सोल्यूट, जिसकी वजह से जो है आपका ऑस्मोलैरिटी है जो है
मेडुला में वो इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ग्रेडियंट इज यूजुअली मेंटेन बाय NaCl एंड यूरिया। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे मेडुला में तो ये वाला काम हो सकता है। कौन सा वाला काम? 4x कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकते हो। तो इन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना है। इन्हीं का जो ग्रेडियंट है, ये इन्हीं का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें मेडुला में बढ़ाना है। अब वो मेडुला में कैसे बढ़ता है? इन्हीं की वजह से। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसकी वजह से ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। 4x कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला। अगर आप यहाँ कॉर्टेक्स से आओगे तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होती है विच इज अराउंड 300 मिली ऑस्मोल, एंड अगर आप धीरे धीरे मेडुला में आओगे तब देख सकते हो आप वो कितने तक हो जाती है? 1200 मिली ऑस्मोल। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ऑलराइट, तो चलिए, जैसे कि मैं बात कर रही थी यहाँ पे यस, तो जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या है? आपका परमिएबल। किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है। तो वाटर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जो है ऑस्मोलैरिटी वो है इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहे हो। अगर यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ सॉल्यूट के लिए परमिएबल है। तो अगेन जो यहाँ पे ऊपर आपका फिल्ट्रेट है वो कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर देखते हो वासा रेक्टा में देखते हो तो जो ये वासा रेक्टा है, अगर मैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो यहाँ से NaCl जो है इट इज परमिएबल टू NaCl, मतलब सोल्यूट के लिए परमिएबल है। तो अगेन जैसे जैसे यहाँ पे सोल्यूट आता जाएगा, नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, राइट। ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अगर मैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा की बात करूं तो यहाँ पे जो ब्लड है इट इज परमिएबल टू ओनली सोल्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? यस, इसमें सॉरी इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इट इज परमिएबल टू सोल्यूट। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ पे आपका जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जा रही है। एंड ये क्या बनाते हैं? आपका काउंटर करंट बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोल जो है आपका यूरिया का भी होता है। जो यूरिया है वो यहाँ से आपके इधर आता है। ठीक है, जो भी आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वहां पे जाता है, क्योंकि ये आपके कलेक्टिंग डक्ट का जो वॉल है या जो सेल्स है इट इज परमिएबल टू यूरिया। इट अलाउज यूरिया टू एंटर इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो जो ये यूरिया है यहाँ से जाता है एंड अगेन यहाँ से ये जो आपका लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इट इज परमिएबल टू यूरिया। तो यहाँ से यूरिया जो है अगेन एंटर करता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है मेडुला का, राइट। ये समझ में आया? ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन एक्सक्रीट 4x कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ऑलराइट, चल, हाँ, ये सबसे मेन टॉपिक था काउंटर करंट मैकेनिज्म इस चैप्टर का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे। जैसे कि वहां पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था वाया हाइपोथैलेमस एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? जैसे अगर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस हुआ जिसकी वजह से क्या होंगे? रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे एंड ये सिग्नल करेंगे आपके हाइपोथैलेमस को, सिक्रीट करेगा वो ADH या फिर वैसोप्रेसिन। ये क्या करते हैं? ये आपका H2O रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। Once blood volume increases, receptor go back to the normal। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस की बात करी गई है कि आखिर में ऐसा होता है कि जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है या फिर आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस होता है, कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करते ही वो क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को एंड ये क्या करवाता है? आपका
कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, एडीएच और वेसोप्रेसिन को रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स में जाएंगे, वहां से रीअब्जॉर्प्शन किसका बढ़ा देंगे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ताकि जो आपका वाटर लॉस था वो नॉर्मल तक आ जाए, ठीक है, नॉर्मल तक पहुंच जाए। जैसे ही वो नॉर्मल आता है, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉर्मली काम करना बंद करते हैं, मतलब वो अब उनका काम नहीं है ना, वो नॉर्मल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ द किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड वाया हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं मिक्सचरेशन पे, ठीक है। चलो, यूरिन बन गया है, सब कुछ हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, वहां पे टेम्पररीली जो आपका यूरिन है वो स्टोर होता है। बट अभी क्या होता है ना, कुछ करने का मन करता है, तो उसी को प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। ऑलराइट, यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर, जैसे ही आपका जो यूरिन था वहां पे स्टोर था, जैसे मैंने बताया टेम्पररी स्टोर होता है, बट उसकी एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही वो कैपेसिटी फिल हो जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सिग्नल करते हैं आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनको सिग्नल देते हैं। सीएनएस पास मोटर सिग्नल टू स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, और ये ब्लैडर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो भी यूरिन स्टोर हुआ है वो क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ पे स्पिंक्चर्स है, ठीक है, यहाँ पे यूरेथ्रल स्पिंक्चर्स है। तो यूरेथ्रल स्पिंक्चर्स क्या करेंगे, जैसे ही ये सिग्नल आया वो रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, मिक्सचरेशन होगा। क्या होगा, यूरिन पास करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर मिक्सचरेशन, जिसका पीएच होता है 6, जिसका पीएच होता है 6, ठीक है। तो अभी समझ में आया मिक्सचरेशन कैसे होता है। यूरिन क्या करता है, स्टोर करता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, बट उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भर गया, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। वो एक्टिवेट होते ही वो सिग्नल देते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सेंटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मोटर सिग्नल भेजते हैं आपके स्मूथ मसल्स ऑफ आपके यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ब्लैडर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी यूरिन स्टोर है वो नीचे की तरफ आती है, वहां पे स्पिंक्चर्स होते हैं, यूरेथ्रल स्पिंक्चर जो है वो रिलैक्स करते हैं। अब इसमें से कुछ इनवॉलंटरी होते हैं, कुछ वॉलंटरी होते हैं, इंटरनल स्पिंक्चर एंड एक्सटर्नल स्पिंक्चर्स, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं तो अगेन क्या होता है, मिक्सचरेशन होता है, दैट इज द यूरिन पास हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मिक्सचरेशन के बारे में। यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। ग्लाइकोसूरिया, अगर आपकी यूरिन में जो है ग्लूकोज दिख जाए या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कीटोनूरिया, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम आते हैं, यहाँ पे तो हम लोगों का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, कैसे होता है किडनीज के, मतलब किडनीज कैसे उसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग देखते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया आपका लंग्स, ठीक है। लंग्स में है रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करता है, आपके बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिमूव करता है। दूसरा हो गया लिवर, लिवर बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन, डिग्रेडेड विटामिन्स एंड ड्रग्स। ये क्या करता है, आपका जो इतने सारे जो भी है बाइल पिगमेंट्स, ये सारे वो करता है, बनाता है। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स है, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड कॉज कूलिंग, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, ये सारे ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। सलाइवा में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये इनका फंक्शन था। यहाँ पे अब हम लोग डिसऑर्डर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स है, यहाँ पे पहला डिसऑर्डर इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो जो आपका ग्लोमेरुलस था, जैसे मैंने बताया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से आपके उसको बोला जाता है, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई, दैट इज डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड
ऑक्सलेट सॉल्स इन किडनी, ठीक है, तो जो बोलते हैं ना स्टोन हो गया, तो इसको वो यही है, रीनल कैलकुला। ओके, नेक्स्ट इज यूरेमिया। यूरेमिया इज accumulation of urea in blood that may lead to kidney failure. यूरेमिया इज accumulation of urea, अगर आपकी बॉडी में यूरिया accumulate हो जा रहा है किडनी में तो उसको हम बोलते हैं, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है यूरेमिया। नेक्स्ट इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये सारे आपके डिसऑर्डर्स थे, ठीक है, ये सारे आपके डिसऑर्डर्स थे। अब यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये किसका है, आपका डायलिसिस का, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी में मतलब सपोज किसी की किडनी खराब है तो वो कैसे अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आपका ब्लड लिया गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड लिया जाएगा, यहाँ पे आप में इसमें डाला जाएगा हेपारिन। सो बेसिकली हेपारिन का क्या काम होता है, जो भी ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आए वो जम ना जाए, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हेपारिन डाला जाएगा। अगेन दिस इज योर डायलिजर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये डायलिजर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बात। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे डायलिजर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपके ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और ये किसके, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। यहाँ पे सेल्फेन की मेम्ब्रेन होती है। सो बेसिकली होता क्या है, आपका जो ब्लड है यहाँ से पास किया जाता है, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट साइड में जो है फ्लूइड उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसका जो ब्लड है, जो आपका ब्लड था, उससे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यस, वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगेन ये ब्लड को फिर जो आपका साफ ब्लड है, जो फ्री है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट से, उसको कलेक्ट किया जाएगा और आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे काम करता है, जिसका किडनी फंक्शन नहीं है अच्छे से, मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं करता, तो ये दैट्स हाउ द पर्सन कैन रिमूव हिज और हर नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, ठीक है। यस, चलिए, तो इसी बात पे हम लोग, आई थिंक ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ऑलराइट, चलिए, तो इसी बात पे हम लोग आज का जो चैप्टर है वो खत्म करते हैं। इसी पे हम लोगों ने एक और चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया है इसी सीरीज में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए है बहुत अच्छा ऑफर, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जितने भी नीट यूजी के सब्सक्रिप्शंस है, उस सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। 50% ऑफ मिल रहा है सारे नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे, प्लस 9 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। कब तक वैलिड है, 17 दिसंबर तक। तो जिनको चाहिए सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, जाइए फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन खरीदिए एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगेन कोड यूज करना है AS08, ठीक है, कोड यूज करना है AS08। चलिए, अब हम लोग थोड़े बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले हमारे पास अच्छी खासी फिनिक्स टेस्ट सीरीज है फॉर नीट 2025। अभी आपका टेस्ट सीरीज देने का टाइम आ गया। अगर जिनकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो चुकी है, तो हमारे पास है फिनिक्स टेस्ट सीरीज, जो आपको मिल रही है 999 में, और 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जिनको अगर इस टेस्ट सीरीज में बैठना है तो डेफिनेटली जाके ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो बैच है वो है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जो टारगेट कर रहा है नीट यूजी 2025 को। जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसमें हम लोग इसमें आपको, इस बैच में आपको जल्दी से सिलेबस जो है फटाफट से खत्म करवाया जाएगा। अगेन कोड यूज करना है आपको AS08, एंड ये बैच आपको मिल जाएगा 2999 में, ठीक है। 2999 में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे 350 प्लस लाइव लेक्चर्स, 14 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। एंड कोड अगेन यूज करना है AS08, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं नीट 2027 को, नीट 2027 को जो बैच टारगेट कर रहा है वो है हमारे पास अचीवर्स बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 1450 प्लस लाइव लेक्चर, 40 टेस्ट, और इंग्लिश में आपको ये बैच होने वाला है। सो जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
वो जाइए अपना सब्सक्रिप्शन खरीदिए एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये बैच आपको मिलने वाला है 9,999 में, ठीक है। किस में मिलने वाला है? 9,999 में। अगेन कोड यूज करना है AS08, ठीक है, कोड यूज करना है AS08। चलिए यही था आज के लिए, इतना ही काफी है। आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर था एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एलिमिनेशन, ये सारा हम लोगों ने खत्म कर दिया, ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।